हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LTR जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस का क्लास 8 का अध्याय नंबर 2 हम लोग कर रहे थे, जिसमें है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है, ये हमारा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का क्लास अभी स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोग इसमें पार्ट 1 कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है हमारा। तो दोस्तों, जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं ना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके पार्ट 1 देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी आ सके। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग वीडियो होने वाली है और पूरा डिटेल्स में कवर करने वाले हैं, है ना। तो चलिए, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आते हैं हम लोग जहाँ पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है। ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे, ये बात करेंगे। तो आज के जो पॉइंट है दोस्तों, वो है सूक्ष्म जीवों का अभाव। ये हमारा पॉइंट बन के आता है सूक्ष्म जीवों का अभाव के बारे में। इससे पहले अगर वीडियो आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरी क्लियरिटी हो सके, है ना। तो बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का अभाव के बारे में। तो सरल शब्दों में कहा जाता है कि सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। कहाँ? तो सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं, अर्थात जैसे मैं बता दें आपको, तो हवा है, मिट्टी है, जल, भोजन इत्यादि सभी स्थानों पर क्या पाया जाता है? तो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। परंतु फिर भी कुछ स्थानों पर ये अधिक पाए जाते हैं। ऐसे कहीं की जगह ऐसा है जहाँ पे सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक। ठीक है, बात करें तो सूक्ष्म जीव किसी भी स्थान, किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकता है। ठीक है, किसी भी स्थान में रह सकता है। कौन? तो सूक्ष्म जीव। और किसी भी परिस्थिति, कैसी भी दिक्कत हो या परेशानी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो जिंदा रह सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। यदि बर्फीली सहित यदि बर्फीली सहित से उष्मा यानी गर्मी स्रोतों तक हर जगह ये आपको देखने को मिलेंगे सूक्ष्म जीव। यह मरुस्थल एवं दलदले में भी पाए जाते हैं। कौन? तो सूक्ष्म जीव दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। किसके? तो सभी मनुष्य के साथ साथ जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कौन? तो सूक्ष्म जीव। दोस्तों, बात करें अमीबा, ऐसा सूक्ष्म जीव है जो केवल अकेला रह सकता है। एक अमीबा ही एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेला रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। जो कवक और जीवाणु है, वो एक ग्रुप, एक समूह में रहते हैं, लेकिन अमीबा एक ऐसा जीव है, जो ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेला रह सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे, देखिए आते हैं, अब बात करते हैं हम लोग क्या है। तो लाभदायक सूक्ष्म जीव क्या हमारे लाभदायक हैं, इसके बारे में एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। तो पॉइंट 1 है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। दूसरा बात करेंगे, दही एवं ब्रेड में क्या महत्व है। उसके बाद बेकिंग उद्योग में क्या महत्व है, किसका? तो सूक्ष्म जीव का। एक ही करके विस्तार से डिस्कस करते हैं, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे ना, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और तो और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर करना है दोस्तों। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में। तो बात करें सूक्ष्म जीव कार्बनिक अवशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जंतुओं के अवशेष, उनकी विष्ठा आदि का अपघटन करके हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं 2, दही एवं ब्रेड बनाने में। बात करें तो दूध से दही का निर्माण दूध में पाए जाने वाले इलेक्ट्रोबेसिस नामक, ठीक है, इलेक्ट्रोबेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। जो दूध से दही बनता है, वो इलेक्ट्रोबेसिस नामक जीवाणु द्वारा वो दूध से दही पे परिवर्तन किया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रोबेसिस जीवाणु दूध में जनन करके दूध को दही में बदल देता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बात करें, अब थर्ड पॉइंट है बेकिंग उद्योग में। तो देखिए किस तरह करता है। तो ईस्ट ईस्ट का उपयोग बेकिंग सोडा, बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने में किया जाता है। दोस्तों, आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए क्या है, सूक्ष्म जीवों की वाणिज्यिक उपयोग। क्या है? सूक्ष्म जीवों की वाणिज्यिक उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या इसका उपयोग है, इसके बारे में चर्चा थोड़ी कर लेते हैं, है ना। तो बात करते हैं, देखिए क्या है, अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, बता दें आपको, इसके लिए जो गेहूं, चावल, फसलें के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में
ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आता होगा आप सभी को। चलिए बात करते हैं पॉइंट दही में दूध से दही बनना कैसे बनता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अल्कोहल निर्माण करता है। उसके बाद है आपका औषधियाँ उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पॉइंट फर्स्ट बात करते हैं, दूध से दही बनना। दूध से दही बनने के लिए हम दूध में थोड़ा-सा दही मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? दही मिलाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। उस दही में क्या मिलता है? तो लैक्टोबैसिस जीवाणु पाया जाता है, जो संपूर्ण दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। इसके अलावा सूक्ष्मजीव ब्रेड, केक, पनीर, अचार आदि खाद्य पदार्थों के उत्पादन के में सहायक होता है। ये सब खाद्य पदार्थों यानी खाने के जो पदार्थ हैं, उस सब में पाया जाता है कौन? तो सूक्ष्मजीव। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जिसमें बात कर रहे थे ब्रेड, केक, पनीर और अचार, ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अल्कोहल निर्माण में। तो अल्कोहल के उत्पादन में सभी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सभी जीवाणु याद रखिएगा। अल्कोहल के उत्पादन में भी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो किण्वन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी कि थर्ड पॉइंट पे। तो है औषधियाँ उपयोग। बात करेंगे जब जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें प्रतिजैवी यानी कि एंटीबायोटिक की गोली देता है ना? देता है कि नहीं? जी बिल्कुल देता है। इन औषधियों को औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव ही होता है। ये औषधियाँ हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। जो हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव है, जो बीमार करती है मुझे, उससे क्या होता है, जो एंटीबायोटिक गोली दवा होती है, वह हमारे शरीर में जाकर के और वही जीवाणु यानी कि सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है, मार देता है ना? नष्ट कर देता है। उसकी वृद्धि को रोक देता है। उसकी की जो वृद्धि है, सूक्ष्म जीव को बढ़ने नहीं देता है ना दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए क्या है? तो पॉइंट है पेनिसिलिन के बारे में जानेंगे दोस्तों। ठीक है? पेनिसिलिन के बारे में जानते हैं। तो बीमार पड़ने पर डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है। किसका? तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है। 1929 में 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो नाम है। ठीक है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने फफूंद से फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। किससे? तो फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है, लेकिन ये दवा गोली नहीं बल्कि इंजेक्शन है, याद रखिएगा। जो बैक्टीरिया को मारती है। किसको मारती है? तो बैक्टीरिया को मारती है। कौन? तो पेनिसिलिन इंजेक्शन। ठीक है? इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने किया था। कब? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो आपको बताना है कमेंट में कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। क्या बताना है? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना? देखिए ध्यान से टक लगा के। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और तो और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर करना है दोस्तों। तो बात करते हैं अभी हम हैं, उन्होंने इसे पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था। पेनिसिलिन पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक का एक उदाहरण है जिसका उत्पादन नीले रंग की एक फफूंद द्वारा प्राकृतिक रूप से किया जाता है। ठीक है? और इसका उपयोग विभिन्न जीवाणुओं संक्रमण का उपचार करने से उनकी रोकथाम करने के लिए किया जाता है। यानी कि बहुत सारे जीवाणु से रोकने के लिए, उनको लड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो फफूंद का। ठीक है ना? दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अभी आपको दिखाएँगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कैसे होगी मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि? इसके बारे में जानते हैं। तो आते हैं पॉइंट पे। तो कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है, यानी कि स्थिरीकरण रोक सकता है। पौधों की अधिकतम वृद्धि के लिए मृदा की पोषक तत्वों को पर्याप्त तथा संतुलित मात्रा में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरकता कहते हैं। दोस्तों उसको एनर्जी देने ही तो उसी को बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक है? मृदा का। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। तो पर्यावरण का शुद्धिकरण। किसका? पर्यावरण का शुद्धिकरण, साफ सुथरा रखने के बारे में बात करेंगे। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का
शुद्धिकरण कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। पर्यावरण की शुद्धिकरण में भावी पीढ़ी को बेहतर जीवन एवं स्वास्थ्य निर्भर अगले 1 वर्ष की योजना जीव जंतु व पेड़ पौधों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। जो प्रत्येक व्यक्ति है यानी सब व्यक्ति को पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, हर अपने अपने लाइफ में लगाना चाहिए। ठीक है, लगाकर वर्तमान को शुद्ध रखने की पहल करेंगे। इसमें हमारी भावी पीढ़ी के शरीर का स्वास्थ्य बेहतर तथा रोगहीन रहेगा। आपको और हमको पर्यावरण को साफ सुथरा भी रखना है, जिससे हमें साफ ऑक्सीजन मिले। जब साफ हवा मिलेगा तो हमारे सांस में भी कहीं दिक्कत नहीं होगी, तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। है ना दोस्तों? सही बात है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो आपको भी वो काम करने हैं, है ना? चलिए अब बात करते हैं मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य के शरीर में रोग यानी कि बीमारी लाता है? जानते हैं इसके बारे में, है ना? तो सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा पेयजल, श्वास यानी कि सांस के द्वारा, और पेयजल, ठीक है, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। कौन? तो सूक्ष्म जीव। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, छह रोग आदि संचारी रोग की कुछ उदाहरण है। जैसे जुकाम से पीड़ित किसी व्यक्ति को छींकने से बहुत सारे रोग कारक वायरस, जो रोग कारक वायरस है, जो बीमारी फैलाने वाले वायरस है, वायरस भी वायु में आ जाते हैं। क्या होता है? उसे छींकने से वायु में भी मिल जाता है। यह वायरस किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति, कोई भी दूसरा स्वस्थ व्यक्ति, ठीक ठाक व्यक्ति है, उसके शरीर में श्वास के माध्यम से चला गया उसके अंदर और उसको बीमार कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। किसके बारे में बात करेंगे? तो जंतुओं में। अभी इंसानों में यानी कि मनुष्यों में देखा था, अब बात करते हैं जंतुओं में। देखिए कैसे उनके सूक्ष्म जीव जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करते हैं जंतुओं में भी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब कैसे बात करेंगे अभी पॉइंट वाइज। देखते जाइए टक टक लगा के। जिन्हें कहा जाता है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। इसमें विषाणु, कौन सा? तो विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी आदि आते हैं। ये सब सूक्ष्म जीव आते हैं जो जानवरों में पाए जाते हैं, जंतुओं में। ठीक है दोस्तों, यह किसी भी जीव, पेड़ पौधे, अन्य सूक्ष्म जीवों को बीमार कर सकता है। मानव में जीवों के कारण होने वाले रोग को भी रोगजनक रोगों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं पौधों में। अभी हम लोगों ने बात किया मनुष्यों में, फिर जंतुओं में, अब बात करते हैं पौधों में रोग की तरह। देखिए बात करते हैं क्या है पौधों में रोग कारक जीवाणु कौन कौन से हैं। तो बात करेंगे कुछ सूक्ष्म जीव पौधों में उत्पन्न होते हैं। जैसे हम अभी देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे। अब हो गया कुछ जीव हैं। अब यहाँ कहा है खाद्य परीक्षण के बारे में बात करेंगे। देखिए परीक्षक नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकते हैं। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परीक्षक हैं। मांस, मछली, आम, आंवला एवं इमली आदि ये सारा है। दोस्तों अब बात करते हैं खाद्य परीक्षण के सामान्य तरीके। खाद्य परीक्षण के सामान्य तरीके कौन कौन से हैं, इनके बारे में एक एक करके विस्तार से बात करते हैं। तो इनमें से कुछ बहुत से हैं, जिसमें पहला क्या है? तो पहला है निर्जलीकरण, दूसरा है मिलाकर, तीसरा है रसायनों को उपयोग करके, चौथा है नमक, शर्करा, तेल व सिक्के का उपयोग करके। तो पहला पॉइंट में बात करेंगे तो निर्जलीकरण के अनुसार। तो बात करते हैं इसमें खाद्य पदार्थों से जल को निकाला जाता है। खाद्य पदार्थों से जल को निकाल दिया जाता है। उदाहरण भोजन और दालों में नमी हटाने के लिए उन्हें धूप में सुखाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं अब क्या है? तो उबाल कर बात कर रहे हैं। तो द्रव्य खाद्य पदार्थों को उबाल कर उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है। उसको गर्म करके उबाल करके उसको नष्ट कर दिया जाता है। उसमें जो सूक्ष्म जीव है उसको मार दिया जाता है। जैसे में दूध हो गया, जल हो गया, यानी कि पानी में आप देख सकते हैं कि फैला देता है, कभी कभी पानी के हम लोग खिलाते हैं ना, हाँ, तो वो सूक्ष्म जीव जो रहते हैं उसको मार देते हैं पानी को गर्म करके। अब बात करते हैं रसायनों का उपयोग करके। ठीक है, ठीक है, रासायनिक चीजों का उपयोग करके। देखिए कैसे। तो ऐसे पदार्थ जो खाद्य पदार्थ परीक्षण में मदद करता है, वे परीक्षण
कहलाते हैं, वो क्या कहते हैं, परीक्षक कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मोनाबाइसल्फेट का उपयोग शरबत उपयोग शरबत, स्क्वैश, केचप आदि के परीक्षण में किया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे तो नमक, शर्करा, तेल व सिरके का उपयोग करके जिसमें मांस, अचार जैसे जैसी जेली और सब्जियों के परीक्षण में नमक नमक, शक्कर, तेल व सिरके का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे अब हम लोग। अभी आपको तस्वीर दिखाएंगे अचार की, है ना, देखिएगा। जी हाँ, ये है आपकी अचार की तस्वीर। तो अभी बात करेंगे कुछ और पॉइंट। तो तेल, अब बात करेंगे तेल व सिरके द्वारा परीक्षण कैसे करेंगे। तो सिरका परीक्षण में चीनी व नमक की अपेक्षा सिरका अधिक लाभदायक होता है, जिसका सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का काम करता है। 2% सिरका 2% सिरका यानी कि एसिटिक एसिड, जो सिरका हम बोल रहे हैं वो यानी कि एसिटिक एसिड है। इन उत्पादों को स्थायी रूप से संरक्षित रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। दोस्तों बात करेंगे अब तेल की। तो तेल कुछ उत्पादों विशेषकर अचार में तेल सूक्ष्म जीवों के प्रतिरोधक का काम करता है, यानी कि सहायता करता है सूक्ष्म जीवों का। कौन? तो तेल कहाँ पे? तो अचार में। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे, देखिए, अब गर्म एवं ठंडा करना। तो दूध को उबालने पर उनके सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में बात करेंगे। तो राइजोबियम जीवाणु, कौन सा? राइजोबियम जीवाणु पौधों यानी कि दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। पौधे नाइट्रेट तथा नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब बात करें तो यौगिकों के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिर नाइट्रोजन कहलाता है दोस्तों। अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात करेंगे। देखिएगा अभी, नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक घटक है। दोस्तों बात करें पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल की स्वतंत्रता नाइट्रोजन का नाइट्रोजनीय यौगिक के रूप में स्थिरीकरण और उनके पुनः स्वास्थ्य यानी कि स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होने का आवरण प्रक्रम नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिलिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें जब जंतु एवं पादपों का अपघटन होता है तब उनमें स्थिरीकरण नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। बता दें आपको, यही नाइट्रोजन पादपों द्वारा फिर से ग्रहण की जाती है। इस प्रकार प्रकृति में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। कहाँ पे? तो प्रकृति में निरंतर यानी कि लगातार चलते रहता है। इसके वायुमंडल में इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे वायुमंडल की। वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिक के बदल कर सजीवों में बात कर रहे हैं ना। तो देखिए, बदलकर बदलकर सजीवों में पहुंचता था पहुंचता पहुंचना तथा पुनः इसे नाइट्रोजन का मुक्त होकर वायुमंडल में मिल जाना नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हो, यहाँ पे दिया गया नाइट्रोजन चक्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये है वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्र के बारे में पूरे डिटेल्स में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और तो और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो जरूर करना है। तो मेरा नाम है कलाम और आप देख रहे हैं LTR GK स्टडी। दोस्तों हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होगा। कुछ पॉइंट बचे हैं जो प्रोटीन, पर्यावरणीय यानी कि क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। दोस्तों विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, जो विशेष जीवाणु होते हैं वो मिट्टी में उपस्थित होते हैं। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देता है। इतना पावर है सूक्ष्म जीवों को। ठीक है, विशेष जीवाणुओं की होता है, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। कहाँ इसका निर्मोचन होता है? तो वायुमंडल में होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और तो और हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो जरूर करना है। दोस्तों आज के इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।